नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ऑडियो बुक जो है किताब थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर, जिसे अमेरिका के 500 से भी अधिक सफल व्यक्तियों की सामुदायिक बुद्धि के ऊपर लिखा गया है। उनकी अंतर्दृष्टि को 13 सिद्धांतों में संकलित किया गया है, जिसे नेपोलियन हिल ने संदर्भित किया है। सफलता की दार्शनिकता मतलब किताब थिंक एंड ग्रो रिच में योगदान करते हैं। हालांकि थिंक एंड ग्रो रिच को केवल सफलता के लिए एक विधि या प्रणाली के रूप में परिभाषित होने से इनकार करते हुए नेपोलियन हिल ने अपनी किताब के लक्ष्यों को बताया था। उनका कहना है कि पाठक को आत्मसचेत बनाने में मदद करना इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। ये पुस्तक पाठक को ये समझाने में मदद करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के अव्ययी नियमों के बीच अधिक प्रभावशाली बने। नेपोलियन हिल के इस किताब में दिए गए 13 सफलता के सिद्धांत एक उपलब्धि की दार्शनिकता प्रस्तुत करते हैं, जो आपको सोचने में मदद करते हैं कि आगे कैसे बढ़ें। इसमें 13 सिद्धांत दिए गए हैं जो पर्सनल सक्सेस और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, डिजायर यानी इच्छा। कोई भी उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए गहरी इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है विश्वास। विश्वास वो अमर करने वाला अमृत है जो सोच के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रिया देता है। ये एक मन की स्थिति है जो सकारात्मक विचारों और मजबूत भावनाओं के साथ बनाई जा सकती है। तीसरा है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव। इस सिद्धांत का मतलब है कि स्वयं के मन को सुझाव देने की शक्ति द्वारा प्रभावित करना। चौथा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान संभव शक्ति है। ये तभी शक्ति बन जाती है जब इसे किसी निश्चित कार्य योजना में संगठित किया जाता है और इसे किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाता है। पांचवा है इमेजिनेशन या कल्पना। मन की वो कार्यशाला जो हमें बहुत मदद कर सकती है वो पाने में जो हम चाहते हैं। छठा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। इच्छा को कार्य में परिवर्तित करना और इच्छा का ढंग से आयोजन करना। सातवां है डिसीजन या निर्णय। अपने कार्य किस तरह करने हैं इस बात का निर्णय लेना। क्या करना है क्या नहीं, ये निर्णय हमारे जीवन का पूरा रूप बदलने में बहुत सक्षम होते हैं। आठवां है परसिस्टेंस या दृढ़ता। विश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक स्थायी प्रयास। ये प्रयास लगातार होने चाहिए, तभी हमें अपना जीवन अच्छा बनाने में आसानी होगी। नौवां है पावर ऑफ मास्टरमाइंड यानी मन की प्रेरक शक्ति के बारे में भी ये किताब हमें बताती है। 10वां है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी लिंग परिवर्तन का रहस्य, इस बारे में भी बताती है। 11वां है द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन से आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, यह भी इस किताब के जरिए लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। 12वां है द ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क विचार के लिए ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कैसे है, ये बुक हमें सिखाती है। आखिरी और 13वां है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। सिक्स्थ सेंस को ज्ञान के मंदिर का द्वार भी कहा जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये भी इस बुक में बताया गया है। ये प्रिंसिपल्स लोगों को व्यक्तिगत सफलता और वित्तीय संपदा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इनमें सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण, अपने आप पर विश्वास और दृढ़ता की महत्ता को बल दिया गया है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच इस अध्याय के सारांश से मुख्य बिंदुओं को पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन को नियंत्रित करें और अपने भाग्य को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाएं और वैसे ही मेहनत करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जहां हमारे विचारों की शक्ति में हिल बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स आर थिंग्स पहला अध्याय है थिंक एंड ग्रो रिच किताब में, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इस अध्याय में हिल ने बताया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हिल के अनुसार हमारे विचार ही वास्तविकता को उत्पन्न करते हैं। यदि आप सफलता की इच्छा रखते हैं तो आप उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं। विचार पर यह दृढ़ विश्वास आपको उस दिशा में ले जाएगा। इसीलिए यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हिल ने ये भी बताया है कि कैसे हमारे विचार ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे आज के विचार ही हमारे आने वाले कल को बुनते हैं।
यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे के आने वाले अध्यायों में हिल ने हमें उन 13 सिद्धांतों के बारे में बताया है जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। तो आइए उनको और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 2, डिजायर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के दूसरे अध्याय डिजायर द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट में नेपोलियन हिल ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की शुरुआत उसकी इच्छा से ही होती है। पहले अध्याय में हिल ने बताया था कि आपके विचार आपके जीवन को आकार देने में कितना प्रभाव डालते हैं। हिल ने एडविन बार्न्स के बारे में लिखा है, जो एक आदमी था जिसने मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करने की इच्छा की थी। हालांकि बार्न्स को एडिसन व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। फिर भी किसी तरह उन्होंने इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। बेशक बार्न्स ने अपने सफर में बहुत सारी बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने एडिसन से मिलने का अवसर पाया और वो एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन के प्रमुख वितरक बन गए। आखिरकार एडविन बार्न्स अपने सकारात्मक सोच की शक्ति और कठिन परिश्रम से एक धनवान व्यक्ति बन गए। दोस्तों, दरअसल बार्न्स की कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी आसानी से मैंने आपको सुना दी। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। बार्न्स ने अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर एडिसन से मिलने का फैसला किया। उनके पास एडिसन को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही उनके पास एडिसन के पास जाने के लिए पैसे थे। फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और एडिसन से मिलने के लिए एक रेलगाड़ी की सवारी की। जब बार्न्स ने एडिसन से पहली बार मुलाकात की तो एडिसन ने कहा, वो मेरे सामने खड़े थे, एक आम भिखारी की तरह दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो यह संदेश दे रहा था कि वो अपने आप को जो चाहिए उसे पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बार्न्स के पास शुरुआत में ना तो पैसे थे, ना ही शिक्षा या प्रभाव, लेकिन उनके पास पहले से ही उद्यमशीलता, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अव्यवस्थित बलों के साथ उन्होंने अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। यह ध्यान देने योग्य है कि बार्न्स को अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत, जोश और धीरज रखने की जरूरत पड़ी। हिल ने लिखा है कि बार्न्स ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने के लिए वहां काम करूंगा और अगर मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा और कहीं और नौकरी करूंगा। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी शुरू कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा जो एडिसन मुझे कहते हैं, लेकिन जब मैं खत्म करूंगा तो मैं उनका सहयोगी होऊंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैं अपनी आंखें दूसरे अवसर के लिए खुली रखूंगा अगर मुझे एडिसन संगठन में वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ और वो है थॉमस एल्वा एडिसन। उनके साथ व्यावसायिक संगठन। मैं अपने पिछले सभी पलों को भूल जाऊंगा और अपने भविष्य को अपनी योग्यता पर दांव लगाऊंगा कि मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। उन्होंने अपने आप को किसी भी संभव रिट्रीट का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। उन्हें जीतना ही था या विनाश होना था। यही सफलता की बार्न्स की कहानी है। हिल कहते हैं कि इस प्रकार की धीरज भरी कहानी एक महान सफलता की कहानी बनाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने लोगों को जानते हैं जो इतनी मेहनत करने और इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं कुछ हासिल करने के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर इससे संघर्ष करता हूँ। एडविन बार्न्स के अलावा हिल ने डर्बी के बारे में भी लिखा है, जो सोना खोदने में असफल हुआ था। डर्बी की कहानी एक प्रसिद्ध प्रेरणा देने वाली कहानी बन गई है, जो अक्सर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में शेयर की जाती है। डर्बी के एक अंकल सोना खोदने के लिए वेस्ट गए थे। उन्होंने खुदाई शुरू की और फावड़े से काम शुरू किया। काम करना कठिन था, लेकिन उनकी सोने की ललक पक्की थी। कुछ हफ्ते की मेहनत के बाद उन्हें सोना मिला। उन्हें सोने को सतह पर लाने के लिए मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने माइन को ढक दिया, अपने घर विलियम्सबर्ग मैरीलैंड वापस गए, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को स्ट्राइक के बारे में बताया। उन्होंने मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया और उसे शिप किया। अंकल और डर्बी ने माइन में काम करना शुरू किया।
डर्बी ने अपना काम छोड़ दिया जब उन्हें सोना नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने डर्बी से उनका उपकरण खरीदा उसने उसी जगह खुदाई करनी शुरू की जहां डर्बी ने छोड़ दिया था, और कुछ ही फीट नीचे खोदने पर उस व्यक्ति को सोना मिल गया। इन उदाहरणों से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा थोड़ी सी दूर होती है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, चाहे आपको लगने लगे कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या फिर आपको लगे कि अब आपसे नहीं होगा, तब आपको बस अपने अंदर एक उम्मीद की किरण को रोशन करना है। यही उम्मीद की किरण आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। चैप्टर नंबर 3, फेथ यानी विश्वास, थिंक एंड ग्रो रिच का तीसरा अध्याय, फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ बिलीफ एंड अटेनमेंट ऑफ डिजायर, में नेपोलियन हिल ने बताया कि कैसे विश्वास और सोच को मिलाकर अवचेतन मन उसका अनुवाद करता है और इसे अनंत बुद्धि को भेजता है, जैसे कि प्रार्थना में होता है। हिल के अनुसार जब आप अपने अवचेतन मन को ऑटो सजेशन के माध्यम से बार बार निर्देश देकर विश्वास में बदल देते हैं तो ये विश्वास आपको अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार इच्छा सभी उपलब्धियों की शुरुआत है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है अगर उनकी इच्छा बहुत मजबूत है, और इच्छा सिर्फ एक कामना या आशा नहीं होती, ये निश्चित और अतृप्त होती है। हिल लिखते हैं, मन को नियंत्रित करने का सबसे व्यावहारिक तरीका यही है कि उसे एक निश्चित उद्देश्य के साथ व्यस्त रखने की आदत बनाएं। तो एक निश्चित उद्देश्य होता क्या है? एक निश्चित उद्देश्य एक लक्ष्य हो सकता है या कोई भी चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हो, 2 विशेषताओं के साथ। अब ये विशेषताएं कौन सी हैं? पहली, ये एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ना कि बहुत सारे। दूसरी, ये निश्चित होना चाहिए। इस किताब में हिल ने बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जीवन में प्राप्त कर सकता है, जैसे कि धन इकट्ठा करना। इसके लिए सबसे पहले उनका कहना है कि अपने मन में धन की एग्जैक्ट राशि फिक्स कर लें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो आपको अपने मन में ये फिक्स कर लेना है कि आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दूसरा, निश्चित करें कि आप इस राशि को प्राप्त करने के लिए क्या समर्पित करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको इस राशि को जमा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आप खुद को अंदर से तैयार कर लें मेहनत करने के लिए। इसके बाद ये निर्धारित करें कि आप इसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप यह गाड़ी अगले महीने तक खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इस महीने के अंत तक 10 लाख की राशि होनी चाहिए। अब एक योजना बनाएं और तुरंत पहला कदम उठाएं। आपको किस प्रकार की मेहनत करनी है और आपके हाथ में किस तारीख तक ये कीमत होनी चाहिए, ये सब आपको स्पष्ट रखना होगा अपने मन में, और फिर अपनी इच्छा को एक स्पष्ट और संकल्पित वाक्य में वर्णन करें। अंत में अपनी स्थिति को रोजाना 2 बार जोर आवाज में पढ़ें या दोहराएं, ताकि आपके सबकॉन्शियस मन में ये बात अच्छे से बैठ जाए, वो सुन पाए आपकी बात। ये कुल 6 कदम आपकी इच्छा को आपके मन से उसके भौतिक समानांत में परिवर्तित करने का हिस्सा है। ये इस किताब के मुख्य सिद्धांत की शुरुआत है, जो ये है कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को टैप करें ताकि वो पूरा कर सके जो उसे निर्देशित किया गया है। इसीलिए दोस्तों, आपकी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सकारात्मक रूप से विश्वास रखते हैं तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस अध्याय में हिल ने अटल विश्वास के महत्व के बारे में लिखा है। उन्होंने माना है कि जब आपके पास सब कुछ बिखर रहा हो तब विश्वास रखना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हिल कहते हैं कि विश्वास कठिन समय में ही बिल्कुल आवश्यक है। हिल अपने पाठकों को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने विचारों पर प्रतिदिन 30 मिनट व्यतीत करके विश्वास बनाएं, क्योंकि आपके मन में जो सकारात्मक विचार हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और आपको कठिन समयों में भी सही दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। लेखक ने विजुअलाइजेशन के अभ्यास के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को बताया है।
जब कोई व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक रूप से देखता है और अपने अवचेतन मन को नकारात्मक विश्वास कम्युनिकेट करता है तो वो एक नकारात्मक जीवन जीता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति सकारात्मक होता है वो हमेशा अपने आप को सफल देखता है और अपनी इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करता है। वो अंत में सफल और धनवान जीवन जीता है। हम जाने अनजाने में जब खुद को ऐसी स्थिति में होने की कल्पना करते हैं तो हम ऐसी स्थिति को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत हानिकारक प्रक्रिया हो जाती है, जिसके कारण हमें जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं जो हमने खुद ही बनाई होती हैं। नेपोलियन हिल का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। हिल मानते हैं कि अगर आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसे अपने मन में देखना होगा और फिर उसमें पूरा विश्वास करना होगा। आपको विश्वास रखना होगा और ये समझना होगा कि आप ये कर सकते हैं, चाहे आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही हैं। चैप्टर नंबर 4, ऑटो सजेशन। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चौथा अध्याय ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया गया है। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक आम लड़का था, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो अपने आप से बातें करता था। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन राहुल ने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई बिजनेस आइडिया। फिर भी राहुल ने हर रोज अपने आप से कहा कि मैं एक सफल व्यापारी हूँ और बनूंगा। वो ये बात अपने दिमाग में बार बार दोहराता था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, राहुल अब भी अपने आप से यही बात कहता था। एक दिन जब वो सो रहा था तब उसके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया। वो उठा और उसने अपने आइडिया को लिखना शुरू किया। उसने अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। ये छोटी सी काल्पनिक कहानी आपको ऑटो सजेशन के बारे में बताने के लिए सुनाई गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को किसी भी चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप से बार बार वही बात कहकर। यही है ऑटो सजेशन यानी स्वयं सुझाव का कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी चीज को सच में चाहते हैं तो हम अपने दिमाग को उस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और फिर वो चीज हमें मिल जाती है। अगर आपने हिल के द्वारा आउटलाइन किए गए 6 स्टेप मेथड को फॉलो किया है तो आपके पास एक स्टेटमेंट होगा और आप अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक योजना पर काम कर रहे होंगे। हिल के अनुसार आपको जो करना चाहिए वो है अपने अवचेतन मन को ट्रेन करना, ताकि आपको जो चाहिए वो सफलता प्राप्त हो। ऑटो सजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को ये सिखाते हैं कि आप जो चाहते हैं आप वो हासिल कर सकते हैं। हिल लिखते हैं कि इसके लिए बस आप एक शांत और क्वाइट एरिया में बैठें और अपने स्टेटमेंट को पढ़ें, जबकि आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं और मान रहे होते हैं कि आपने अपनी इच्छा को प्राप्त ही कर लिया है। आपको जो करना है वो है अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में कंडीशन करना। और हिल लिखते हैं कि जब आप अपने विचारों को चैनलाइज करके अपने अवचेतन तक पहुंचाते हैं तो सफलता केवल एक पहेली भर नहीं रह जाती। ऑटो सजेशन अपने आप में एक अटल विश्वास उत्पन्न करता है जो आपको उस दिशा में ले जाता है जिसमें आप जाना चाहते हैं। जैसे कार चलाने के लिए आपको इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने अपने दिमाग और शरीर को इस पर ऑटोमेटिकली कार्य करने के लिए ट्रेन कर लिया होता है, जैसे आपकी दूसरी प्रकृति। और जब आपने अपने आप को ऑटो सजेशन के माध्यम से जो इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में कन्विंस कर लिया होता है तो आप अपनी इच्छा की सफलता पर काम करने लगते हैं और बिना किसी मेहनत के वांछित परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। थिंक एंड ग्रो रिच का 5वां अध्याय स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषज्ञ ज्ञान के बारे में नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि ज्ञान ही वो शक्ति है और अगर आप असाधारण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग करना होगा। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान में अंतर बताया है। एक सामान्य समझ के लिए
मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में विशेषज्ञ ज्ञान है, लेकिन यदि आप इस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं तो यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन भर रह जाएगी। जब आप इस ज्ञान को किसी निश्चित योजना में संगठित करके किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ निर्देशित करते हैं, तब यह ज्ञान नहीं, शक्ति बन जाती है। इसका मतलब है कि सिर्फ ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता, उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित करने की योजना बनाना और उस पर कार्य करना भी जरूरी है। इसीलिए अगर आपको किसी विषय पर विशेषज्ञ ज्ञान है तो आपको उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाने में लगाना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय में हिल कहते हैं कि ज्ञान शक्ति है और अगर आप अस्तित्वपूर्ण सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। हिल ने शिक्षा और ज्ञान के बीच अंतर करने के लिए एक उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर्स और टीचर्स बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अपनी वित्तीय स्थिति से संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान को व्यावहारिक योजनाओं के साथ संगठन करने में असफलता होती है। ज्ञान का उपयोग महत्वपूर्ण है। ज्ञान अपने आप में सिर्फ संभावित शक्ति का एक रूप है। इसीलिए हिल पाठकों को सजेस्ट करते हैं कि वो हमेशा सार्वजनिक पुस्तकालयों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें और अक्सर संबंधित उपयोग की किताबों को पढ़ें ताकि आपको किसी विषय पर विविध प्रकार के विशेषज्ञ ज्ञान हासिल हों। आप उन पर निर्भर कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं अपनी सफलता हासिल करने में। हिल ये भी कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली शायद सबसे अच्छी प्रणाली नहीं हो सकती, क्योंकि ये विद्यार्थियों के साथ शेयर नहीं करती कि वो सीखी गई जानकारी को कैसे संगठन और उपयोग कर सकते हैं। अगर ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है तो हर स्कूल के शिक्षक सबसे सफल लोग होंगे और अपने जीवन में सबसे धनवान। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए विचारों और ज्ञान का क्रियान्वयन अंतर बनाता है। चैप्टर नंबर 6, इमेजिनेशन। कई साल पहले एक ड्रग स्टोर का क्लर्क अपनी सारी बचत लगभग $500 का इस्तेमाल करके एक पुरानी केटल, एक लकड़ी का चम्मच और एक डॉक्टर से एक सीक्रेट फॉर्मूला खरीद कर लाया। ये डॉक्टर के लिए एक अच्छी डील थी जो रिटायर होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर को ये बात नहीं पता थी कि ये क्लर्क एजा कैंडलर के लिए एक जीवन बदलने वाली डील निकलेगी। एजा कैंडलर को पता था कि उन्होंने असल में केटल और लकड़ी का चम्मच नहीं खरीदा, बल्कि एक विचार खरीदा। फिर कैंडलर ने अपनी कल्पना के माध्यम से सीक्रेट फॉर्मूला के साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया और कोको कोला बनाया। कैंडलर ने नए ड्रिंक की एग्रेसिवली मार्केटिंग की और इसके साथ सुपर सक्सेसफुल हो गए और कोको कोला ने दुनिया भर में हजारों करोड़ों लोगों के लिए नौकरियां और व्यावसायिक अवसरों को सृजित किया। और ये सब एक विचार से शुरू हुआ। हिल कहते हैं कि कल्पना सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो हर किसी को उपयोग करना चाहिए, और उन्होंने समझाया कि कल्पना के 2 प्रकार होते हैं। एक सिंथेटिक कल्पना जो सिंपली मौजूदा विचारों को नए अवधारणाओं में रीअरेंज करती है, और कल्पना का एक और प्रकार है क्रिएटिव कल्पना जो कुछ भी नहीं से कुछ बनाती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सबसे अमीर लोग हार्डवर्क से बनते हैं, जो हिल के अनुसार केवल आंशिक रूप से सत्य है, यानी कि केवल आधा सच। हिल लिखते हैं कि धन आता है केवल एक तरीके से, निश्चित मांगों की प्रतिक्रिया में निश्चित सिद्धांतों के उपयोग पर आधारित। जब एक विचारों के सृजन करने वाला और विचारों का विक्रेता एक साथ आते हैं और हार्मनी में काम करते हैं तो कल्पना से आने वाले विचार बल लेते हैं, जो चीजों को वास्तविकता में लाने का कारण बनते हैं। और इसीलिए आपको अपनी विशेषज्ञ ज्ञान में कल्पना जोड़नी चाहिए ताकि आप धनवान बन सकें। दोस्तों, हमने कल्पना करने की शक्ति के बारे में ना जाने कितनी ही बार बात की है। इससे न केवल हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बल्कि इस माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी बुरे की कल्पना ना करें, ना ही अपने लिए और ना ही किसी और के लिए। चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों,
क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और आपकी परीक्षा आने वाली होती थी तो आप कैसे सब कुछ प्लान कर लेते थे? आपके हाथ में किस विषय के लिए कितना समय है, इस हिसाब से आप अपने पढ़ने का एक माध्यम चुन लेते थे और फिर जी जान से अपनी परीक्षा देकर आते थे। ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही तो थी। पिछले अध्याय में हिल ने पहले ही ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन के महत्व को धन प्राप्त करने के लिए छुआ था और इस अध्याय में हिल चर्चा करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के माध्यम से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने पाठकों के साथ कुछ कदम शेयर किए हैं जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाने के लिए उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले इस संदर्भ में हिल कहते हैं कि आपको अपने आप को अन्य लोगों के साथ जोड़ना होगा ताकि एक दिशा बनाई जाए और अपनी योजना को व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। उन्होंने इस टेक्निक को मास्टरमाइंड कहा, जिसके लिए उन्होंने एक पूरा अध्याय भी समर्पित किया है। इस टेक्निक के साथ जुड़ने से पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप उन्हें उनकी मदद और सहयोग के बदले में क्या ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने मास्टरमाइंड टेक्निक से कम हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं ताकि अपनी योजना को परफेक्ट करें और अपनी क्रिया को रणनीति बनाएं और हमेशा अपने टेक्निक के साथ सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हों। हिल ये भी कहते हैं कि योजना बनाने की प्रक्रिया निरंतर और स्थायी होनी चाहिए। यदि आप कठिनाइयों और असफलता का सामना करते हैं तो कभी हार न मानें और अपने विचार पर काम करते रहें और अपनी योजनाओं में सुधार करते रहें। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे अगर आपने पूरी तरह से एक पक्की योजना बनाई थी कि परीक्षा से 2 दिन पहले तक आप अपना पूरा पाठ्यक्रम कवर कर लेंगे, लेकिन किसी कारण आप वो नहीं कर पाए, तो आप तब भी हिम्मत न हारकर पूरे आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा देते थे और वो सब याद करते थे जो आपने क्लासरूम में ध्यान से सुना था। आप हार नहीं मानते थे और इस कठिनाई का सामना करते थे। हिल ने इस अध्याय को बहुत कुछ समर्पित किया। उन्होंने एक नेता यानी लीडर के 11 गुणों की सूची बनाई और उनके 10 प्रमुख लीडर्स के असफलता के कारण भी बताए। उन्होंने जीवन में असफलता के 30 कारण लिखे हैं और 28 प्रश्न जो आपको हर साल अपनी प्रगति को मापने के लिए खुद से पूछना चाहिए। नेपोलियन हिल ने इस किताब में लीडर्स के कुछ महत्वपूर्ण गुणवत्ताओं की सूची बनाई थी। गुणवत्ताएं एक सफल नेता की पहचान है, ऐसा उनका मानना है। आइए जानते हैं उनके बारे में। एक लीडर का सबसे पहला गुण है अनवेवरिंग करेज यानी अटल साहस। अपने आप को जोखिम में डालें और स्वामित्व स्वीकार करें। आप किसी से अपना नेतृत्व का पालन करने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपके पास साहस नहीं है। दूसरी क्वालिटी या दूसरा गुण सेल्फ कंट्रोल यानी स्वनियंत्रण। एक सही आत्मनियंत्रण सीखें। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा गुण अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस यानी न्याय की अच्छी समझ। कौन एक अन्यायी नेता का पालन करना चाहता है? कोई नहीं, कम से कम स्वैच्छिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। चौथी क्वालिटी है डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन यानी निर्णय की निश्चितता। स्थिर रहें। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में टाल मटोल करता है वो अपने आप में निश्चित नहीं है, वो दूसरों को सफल रूप से नहीं ले सकता। पांचवा गुण है डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स यानी योजनाओं की निश्चितता। हमेशा एक योजना रखें। सफल लीडर को हमेशा काम योजना बनाकर और अपनी योजना का काम करना चाहिए। छठी क्वालिटी है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर यानी भुगतान से अधिक कार्य करने की आदत। अधिक दें। नेतृत्व की एक सजा है कि नेता को अपने अनुयायियों से अधिक करने की इच्छा होनी चाहिए। सातवां गुण है अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी मनोहारी व्यक्तित्व। लोग चाहते हैं कि आप उन्हें अच्छा महसूस कराएं। कोई भी लापरवाह व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता। 9वां गुण है मास्टरी ऑफ डिटेल यानी विवरण की महारत। सफल नेतृत्व विवरण की महारत मांगता है। 10वां गुण है विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करने की इच्छा। सभी चीजों के लिए 100% जिम्मेदारी लेना एक शक्तिशाली अवधारणा है। 11वां गुण है कॉपरेशन यानी सहयोग।
एक सफल लीडर को सहयोग का सिद्धांत समझना और अपने साथियों को भी यही करने की प्रेरणा देनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई सफलता के गुणों की बात, लेकिन अब बात करते हैं असफलता के गुणों की। पहला, विवरण को संगठित करने की अक्षमता या असमर्थता, इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स। सफल नेतृत्व विवरण को संगठित करने और उस पर आधिपत्य करने की क्षमता मांगता है। दूसरा, विनम्र सेवा देने की अनिच्छा, अनविलिंगनेस टू रेंडर हम्बल सर्विस। सच्चे मन में नेता तभी बन सकते हैं वो जब अवसर आने पर वो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हों। तीसरा, ज्ञान के बदले भुगतान की उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ पे फॉर व्हाट दे नो। दुनिया लोगों को उनके ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उनके कार्य के लिए भुगतान करती है, इसीलिए ये आशा करना कि उन्हें ज्ञान के बदले पैसे मिलेंगे तो ये गलत है। अनुयायियों से प्रतियोगिता का भय, ये चौथा गुण है। फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स। पांचवा, कल्पना की कमी। छठा, स्वार्थ। सातवां, अति संग्रह। अति संग्रह की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में संयम का अभाव होता है, यानी धैर्य का अभाव होता है। वो लालच के लिए अति संग्रह यानी अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में जुट जाता है। इसके बाद आखिरी अवगुण अविश्वसनीयता यानी डिसलॉयल्टी। नेता को अपने विश्वास, सहयोगी और उनके ऊपर और नीचे के लोगों के प्रति विश्वसनीय होना चाहिए। यह सभी गुण एक नेता की असफलता के प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, आगे नेपोलियन बताते हैं कि क्यों जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी उन्होंने 30 मुख्य कारण बताए हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। पहला, प्रतिकूल आनुवांशिक पृष्ठभूमि यानी अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड। यानी यदि हम किसी प्रकार की दिव्यांगता या फिर कोई ऐसी समस्या जो आनुवांशिक है का सामना कर रहे हैं तो ये हमारी सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। दूसरा, जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे सफल हो सकते हैं। तीसरा, मध्यमता से ऊपर उद्देश्य निर्धारित करने की एम्बिशन की कमी। जो लोग जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते वो कभी सफल नहीं हो सकते। इसके बाद आवश्यक शिक्षा की कमी, ये भी एक कारण है। एक सही शिक्षा की कमी को आसानी से दूर तो किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं किया जाता समय पर तो ये किसी की सफलता में एक बाधा उत्पन्न करती है। पांचवा कारण, आत्मनियंत्रण की कमी यानी लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यदि आप आईने के सामने खड़े होकर महसूस करते हैं कि आप अपने सबसे बड़े शत्रु को देख रहे हैं तो यह आपकी असफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। छठा कारण, अस्वस्थता यानी हेल्थ प्रॉब्लम। यानी अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो कभी भी आपका मन किसी भी काम को करने का नहीं करेगा। इसके बाद अत्यधिक लालसा। जीवन में आनंद की कल्पनाओं की अत्यधिक लालसा व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाने का कारण बन सकती है। इसके बाद मुफ्त की इच्छा यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। यानी मुफ्त की चीजों की इच्छा रखने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके बाद निर्णय की शक्ति की कमी यानी लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। जो व्यक्ति अपने निर्णय में स्थिर नहीं होते वो अक्सर असफल होते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो सकता है। नेपोलियन हिल ने ऐसे कुछ 28 प्रश्न भी दिए हैं जो आपको हर साल अपनी प्रगति को मापने के लिए खुद से पूछने चाहिए। उनमें से कुछ सवाल मैं आपको बताती हूँ जिन्हें शायद आप पूछकर अपनी प्रगति को माप सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो सवाल कौन से हैं। पहला सवाल, क्या मैंने इस साल अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है? दूसरा सवाल, क्या मैंने अपनी क्षमता के अनुसार संभावित सर्वोत्तम गुणवत्ता की सेवा प्रदान की है या क्या मैंने इस सेवा का कोई भी हिस्सा सुधार किया? तीसरा सवाल, क्या मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा की सबसे अधिक मात्रा प्रदान की है? चौथा, क्या मेरे आचरण का भाव हर समय समन्वयी और सहयोगी रहा है? पांचवा, क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी क्षमता को कम करने की अनुमति दी है और यदि हाँ तो किस हद तक? छठा, क्या मैंने अपने व्यक्तित्व को सुधारा है और यदि हाँ तो किस तरह? सातवां, क्या मैंने अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से अंजाम देने में स्थायी रहा? आठवां,
क्या मैं सभी अवसरों पर तुरंत और निश्चित रूप से निर्णय ले पाया? 9वां, क्या मैंने किसी एक या अधिक मूलभूत भावों जैसे गरीबी, आलोचना, अस्वस्थता, किसी के प्रेम की हानि, बुढ़ापा या मृत्यु इत्यादि भावनाओं को अपनी क्षमताओं को कम करने की अनुमति दी है? 10वां, क्या मैंने अत्यधिक सावधानी या कम सावधानियां बरती हैं? 11वां, क्या मेरे संबंध अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ सुखद रहे हैं या दुखद? और अगर यह दुखद रहे हैं तो क्या दोष पूरी तरह या आंशिक रूप से मेरा था? 12वां, क्या मैंने अपनी ऊर्जा का कोई भी हिस्सा प्रयास की कमी के कारण नष्ट किया है? 13वां, क्या मैंने सभी विषयों के संबंध में खुला मन और सहिष्णुता दिखाई है? 14वां, मैंने अपने काम करने की क्षमता को किस तरह से सुधारा है? तो दोस्तों, आप इस नए साल की शुरुआत करने से पहले खुद से ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं। आपको अपनी सफलता मापने में आसानी होगी और आगे के लिए आप और ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो पाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, डिसीजन। नेपोलियन हिल के अनुसार लोगों की असफलता का सबसे आम कारण टाल मटोल करना है, यानी कि अपने काम को बाद के समय के लिए टाल देना। उनका कहना है कि टाल मटोल से बचना और तुरंत कार्य करना जरूरी है। अधिकांश लोग इंतजार करते हैं और चीजें तुरंत करने से इनकार कर देते हैं, जिससे वो मोटिवेशन खो देते हैं और अंत में उनकी योजना असफल हो जाती है। हिल ने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया है, जो जल्दी निर्णय के लिए जाने जाते थे। एक बार जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने उसे बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे बदला। फोर्ड एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मॉडल टी बनाया था, जहां बहुत सारे ग्राहक और सलाहकार कहते थे कि कार बदसूरत है, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय से डिगे नहीं। और बेशक फोर्ड की दृढ़ता ने उन्हें सुंदर लाभ दिया और फोर्ड को दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादकों में से एक बनाया। उनकी कहानी हमें बताती है कि जब हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य होता है, तब हमारा निर्णय जल्दी तो आता है, लेकिन दृढ़ होता है, एक सही निर्णय होता है और हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए। और ये क्षमता नेताओं को परिभाषित करती है। जैसा कि हिल लिखते हैं, दुनिया उस व्यक्ति के लिए जगह बनाने की आदत रखती है जिसके शब्द और क्रियाएं ये दिखाते हैं कि उसे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। इसके अलावा हिल ये भी कहते हैं कि अगर आप दूसरों से आसानी से प्रभावित होते हैं और निर्णय लेने में लंबा समय लगाते हैं, क्योंकि आपको दूसरों की सलाह सुनने की जरूरत होती है, तो आपको शायद ही कभी सफलता मिलेगी। यह इसीलिए है क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास जो चाहिए उसके लिए एक मजबूत आग नहीं है, एक स्पार्क नहीं है। आपको अपने दिमाग, विचारों, शरीर और आत्मा का उपयोग करना चाहिए एक सही निर्णय में बदलने के लिए और एक पक्का इरादा करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इतना भी सोच विचार ना कर दें कि किसी बात के ऊपर समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाए और बाद में आप अफसोस करें। चैप्टर नंबर 9, परसिस्टेंस। दोस्तों, आपने मांझी द माउंटेन मैन की कहानी तो सुनी होगी, जहां आज के समय में एक कमरा बनाने में हमें लगभग 2 से 3 मजदूरों की जरूरत पड़ जाती है। वहीं मांझी ने अकेले एक पहाड़ काटकर वहां एक रास्ता बनाया। क्या उनके लिए वो करना आसान रहा होगा या फिर उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई थी? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया और उसको पूरी तरह से जिया। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस आपके जीवन में आपकी सफलता और धन को निर्धारित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हिल कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण आदत या अभ्यास है जो आपको विकसित करना चाहिए ताकि विश्वास बनाया जा सके और आप अपने प्रयासों में सफल हो सकें। हिल ने कुछ उदाहरण दिए हैं जो एक दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हैं मुश्किल समय का सामना करने में। एक उदाहरण था थॉमस एडिसन का, जो प्रसिद्ध आविष्कारक हैं जिन्होंने लाइट बल्ब इजाद किया था। हिल कहते हैं कि थॉमस एडिसन ने अपने प्रयासों में 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, लेकिन एडिसन दृढ़ता से काम करते थे और अपने प्रयोग पर काम करते रहे। सभी असफलताओं के बावजूद अधिकांश लोग कुछ बार असफल होने के बाद ही हार मान लेते हैं। 10,000 बार असफल होने जैसा
एडिसन के बराबर पहुंचने के लिए तो बहुत दूर की बात है। और यही वजह है कि अधिकांश लोग जीवन में धन या सफलता इकट्ठा करने में असफल हो जाते हैं। वो बस निष्कर्ष पर कूद जाते हैं कि चीजें काम नहीं करेंगी और वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। डर्बी की कहानी याद है? वो सिर्फ 3 फीट दूर थे सोना खोदने से, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। दृढ़ता एक मन की स्थिति है जो निश्चित उद्देश्य, आत्मनिर्भरता, इच्छा, सही ज्ञान, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, योजना, निश्चित और भी आदतों के पास होने से पालन की जा सकती है। लेकिन इसको अपने जीवन में अपना लेने से आप एक महान व्यक्ति अवश्य ही बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हिल लिखते हैं कि मास्टरमाइंड शायद सफलता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक होते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले के अध्यायों में बताया है, आपको ऐसे समूह के सदस्यों की सहायता लेनी चाहिए जो आपके सफर में आपका समर्थन करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। सरल शब्दों में, अनुभव और बुद्धि का समन्वय एक गंभीर आर्थिक लाभ है। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमेशा ऊंची सफलता और बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचेंगे और वैसे ही कार्य करेंगे। फिर आपके आसपास के लोगों से प्रभावित होकर आप उनके जैसे बन जाएंगे। दूसरी तरफ, जब आप आलसी और नकारात्मक लोगों से घिरे होते हैं, तो आप भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं और आलस और नकारात्मक बन जाते हैं। मास्टरमाइंड्स का समूह एक ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों का समूह है जो नियमित रूप से मिलते हैं अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए, एक दूसरे को जिम्मेदार रखते हैं और साथ में चैलेंजेस का सामना करते हैं और समस्याओं का समाधान भी। एंड्रयू कार्नेगी एक उद्योगपति जिन्होंने हिल को ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया, उनका अपना मास्टरमाइंड समूह था। यही बात हेनरी फोर्ड के लिए भी लागू होती है। फोर्ड ने एक समूह बनाया और नियमित रूप से थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन और अन्य ब्रिलियंट माइंड के साथ मिलते रहे। नेपोलियन हिल एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को फेमस किया। उनका विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता, और जब वो सहायता की बात करते हैं तो वो किसी भी सहायता की बात नहीं कर रहे, बल्कि विशेष सहायता की बात कर रहे हैं जो अन्य सफल लोगों से मिलती है, जो आपको समर्थन दे सकते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस अध्याय में हिल ने सेक्स ट्रांसम्यूटन की शक्ति का वर्णन किया है। उनका कहना है कि युवाओं की इच्छा एक बहुत ही शक्तिशाली बल है और अक्सर पुरुष अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी जिंदगी, करियर और धन को भी खतरे में डाल देते हैं अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए। लेकिन जब यही युवा शक्ति अपनी ऊर्जा को रचनात्मक क्षेत्र में प्रवाहित करती है, तो इसमें बहुत अधिक शक्ति और क्षमता होती है अपनी इच्छा शक्ति को सच्चाई में बदलने की, अपने संकल्प को साकार करने की। हिल कहना चाहते हैं कि युवाओं की इच्छाएं अतृप्त होती हैं और इस अतृप्ति का इस्तेमाल एक उत्पादक क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अध्याय थोड़ा ऑकवर्ड सा लग सकता है, लेकिन हिल जो अवधारणा और विचार शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी सरल है। वो चाहते हैं कि उनके पाठक समझे कि युवाओं की इच्छा मानव की सबसे मजबूत इच्छाओं में से एक है, और यदि ये इच्छा शक्ति आपके उत्पादक और रचनात्मक फैकल्टी में चैनलाइज की जा सकती है तो यह जीवन बदल सकती है। इसके बाद चैप्टर्स नंबर 12, द सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। हालांकि हिल ने पहले के अध्यायों में अपने अवचेतन मन के काम करने की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा और विचारों को कवर किया है, लेकिन हिल ने एक पूरा अध्याय अपने पाठकों को अवचेतन मन को समझने और धन और सफलता के साथ जोड़ने के महत्व याद दिलाने के लिए समर्पित किया है। हिल के अनुसार हम अपने अवचेतन मन में जो भी विचार चाहते हैं उसे स्वेच्छा से प्लांट कर सकते हैं, ताकि उसकी शक्ति का उपयोग करके हम जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। बेशक ये संभव नहीं है कि हम अपने अवचेतन मन की सभी चीजों को कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये संभव है कि आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें जब आप उसमें विश्वास करते हैं। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा अवचेतन मन पूरी निष्ठा से काम करता है।
इसीलिए हमारी आदत, इच्छाएं और क्रियाएं हमारे अवचेतन मन के कंडीशनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। और यदि आप अपने अवचेतन मन में जो सफलता और धन चाहते हैं उसे कंडीशन कर सकते हैं, तो आप रचनात्मकता, विश्वास और क्रियाएं विकसित करते हैं जो आपको स्वतः ही जो चाहिए वो परिणाम देती हैं। अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन में रोपित करने का एक अच्छा तरीका ध्यान और कल्पना का माध्यम है। ध्यान द्वारा अपने मन को शांत करें और फिर जानबूझकर विजुअलाइज करें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि अपनी इच्छा की तस्वीरें आप अपने अवचेतन मन में स्थापित कर सकें। चैप्टर नंबर 13, द ब्रेन यानी मस्तिष्क। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है और ये विचारों के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। 14 मिलियन से अधिक नर्व सेल्स के साथ दिमाग एक साधन की तरह काम करता है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को मार्गदर्शित और नियंत्रित करता है। उनका कहना है कि विचार चीजें हैं और जितना अधिक वाइब्रेशन हमारा दिमाग प्राप्त करता है, इस बात की उतनी ही अधिक संभावना होती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही वजह है कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप काम करता है। आपका मन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आप दूसरों से बात करते हैं और उनके साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं, तो उनके विचार आपको प्रभावित करेंगे और आप उनकी तरह सोचेंगे। यह अक्सर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जैसा है, बिल्कुल यिन और यांग की अवधारणा की तरह। इसके अलावा आपके दिमाग में वाइब्रेशंस को भावनाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। जब लोग जीवन में जो चाहते हैं उसे भावनात्मक रूप से आकर्षित करता महसूस करते हैं, तो वो अधिक परिश्रम करते हैं और लगता है कि उनमें कठिन स्थिति को तोड़ने और आसानी से सफलता हासिल करने की ऊर्जा आ जाती है। हिल कहते हैं कि इसे ही द बर्निंग डिजायर कहते हैं, यानी एक ज्वलंत इच्छा। उनका मतलब है कि एक मजबूत और भावनात्मक यह ऐसी इच्छा होती है जो आपको अपनी सभी असफलताओं, प्रतिकारणों और रुकावटों से पार करने में मदद करती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14, द सिक्स्थ सेंस। कुछ लोग सिक्स्थ सेंस को अपनी अंतरात्मा की भावना या सहज बोध के रूप में संदर्भित करते हैं, और हिल कहते हैं कि निर्णय लेने और धन एकत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति के सिक्स्थ सेंस पर विश्वास करना और उसका उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिल ने सिक्स्थ सेंस को अवचेतन मन का वो हिस्सा कहा है जो क्रिएटिव इमेजिनेशन के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसके माध्यम से आपको समय रहते आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी जाएगी ताकि उनसे बचा जा सके, और अवसरों के बारे में समय रहते सूचित किया जाएगा ताकि उन्हें ग्रहण किया जा सके। हिल आगे लिखते हैं कि सिक्स्थ सेंस काम कैसे करती है ये समझना संभव नहीं है, लेकिन यह केवल तब समझा जा सकता है जब आपने इसे अनुभव किया हो। यही वजह है कि कुछ सफल लोगों के पास वो भावनाएं या अंतरात्मा की वो भावना होती है जो उन्हें मार्गदर्शन देती है और उन्हें समय रहते सचेत कर देती है। वो अपने सहज बोध का पालन करते हैं और अधिकांश समय उनका सहज बोध उन्हें कहीं बेहतर ले जाता है। इस किताब में हिल लिखते हैं कि सिक्स्थ सेंस की क्षमता हमारी अनंत बुद्धि तक पहुंचने की होती है, और ये मानसिक विचारों का एक ऐसा संकलन देती है जो हमें यूनिवर्सल माइंड के साथ गाइड करता है। कभी कभी लोग अपनी अंतरात्मा की भावना के आधार पर कुछ करते हैं और ये अक्सर सही होते हैं। नेपोलियन हिल घोषणा करते हैं कि वो चमत्कारों में विश्वास नहीं करते, लेकिन किसी तरह लगता है कि वहां एक उच्च शक्ति है जो चीजों को हमारी सबसे अधिक कल्पना से परे बदल सकती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि जीवन में हमें रोकने वाले 6 डर होते हैं, यानी डर के 6 भूत। ये है गरीबी, बुढ़ापा, आलोचना, बीमारी, प्रेम और मृत्यु। और क्योंकि विश्वास और डर साथ साथ नहीं रह सकते, आपको अपने डर को नियंत्रित करना सीखना होगा ताकि आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकें, इसे बढ़ा सकें और जीवन में आपको जो सफलता चाहिए उसे प्राप्त कर सकें। जब आप डर के होते हैं तो आप कभी विश्वास नहीं रख सकते, और जब आप विश्वास के होते हैं तो आप कभी डर नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग अपना धन खोने से डरते हैं, खास करके कठिन समय जैसे कि मंदी के दौरान। कुछ लोग व्यवसाय में ही कदम रखने से डरते हैं क्योंकि वो अपनी उम्र या दूसरों की आलोचना से डरते हैं। अगर वो असफल हो गए तो
ये डर आपकी संभावनाओं को सीमित कर देंगे और आपके जीवन में संदेह, अनिश्चय और टालमटोल फैला देंगे। और हिल ये भी कहते हैं कि डर एक मन की स्थिति है और क्योंकि आप अपने मन की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने डर को पार कर सकते हैं। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति का आभास करें, अपने डर, चिंता, संदेह और अपने दिमाग में नकारात्मक सोच को दूर करें। इस सेक्शन में हिल एक और महत्वपूर्ण कारण के बारे में बात करते हैं जो आपको अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने और धनवान बनने से रोक सकती है। हिल कहते हैं कि ये बुराई पिछले अध्याय में आपके द्वारा सीखी गई 6 डर से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। हिल के अनुसार ये बुराई आपके नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता है और यदि आपने तुरंत कार्य नहीं किया अपने आप को विश्लेषण करने के लिए कि क्या आप नकारात्मक प्रभावों के अधीन हैं, तो ये इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि इसे दूर करना बहुत कठिन हो जाएगा। इस खतरनाक बुराई को दूर करने के लिए हिल अपने पाठकों को सजेस्ट करते हैं कि पहले समझें कि मानव स्वभाव से आलस और उदासीन होते हैं। लोग आसानी से उनके आसपास की नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं और विनाशक विचार उनका भविष्य बर्बाद कर देते हैं अगर उन्हें इसका पता नहीं चल पाता। तो एक बार जब आपने ये समझ लिया तो अब आपको जरूरत है अपनी आदतें बदलने की, ताकि आप खुद को प्रभावित होने से और आपके आसपास की नकारात्मकता से दुष्प्रभावित होने से बच सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपने पाया कि आप आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और आपके आसपास के नकारात्मक लोगों से दुष्प्रभावित भी, तो आप या तो एक दीवार बनाकर अपने मन को ऐसे प्रभावों के खिलाफ ब्लॉक कर सकते हैं, या ये बेहतर होगा कि नकारात्मक लोगों से ही दूर रहा जाए। इसके विपरीत आप अपना खुद का मास्टरमाइंड ग्रुप ढूंढें और उनके साथ अपने संबंध बनाएं। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करें और आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। उन लोगों के साथ मिले जो आपके सपनों को समर्थन दें और आप पर सकारात्मक प्रभाव डालते रहें। नेपोलियन हिल मानते हैं कि सफलता संभव है और कोई भी व्यक्ति जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, जब तक कि उन्होंने अपने डर को पार करने और अपने मन का अच्छा उपयोग करने का सीखा है। दोस्तों, इन सभी प्रिंसिपल्स को समझना और उनका उपयोग करना इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये किताब ये बताती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकता है और अपनी सोच को बदलकर वो सफलता प्राप्त कर सकता है जो उसे चाहिए। ये बुक आपको सिखाती है कि धन चेतना बनाने के लिए कैसे सोचना चाहिए और कैसे सही मानसिकता विकसित करके धन की शुरुआत और संपत्ति आकर्षित करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस बुक में दिए गए सभी सिद्धांत पसंद आए होंगे और इस बुक का आपने पूरा आनंद लिया होगा। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक को पूरा सुनने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या ईमेल पर लिख सकते हैं। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।